वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है। मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको लेटेस्ट अपडेट और डेली क्विजेज मिलेंगे नेट एग्ज़ाम के लिए। तो अभी जो हमारा वीडियो है आज का, ये यूनिट 6 के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 6, जो कि हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ एक्ट, कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पूछा गया है, अ प्रोसेस वेयर सोशल पॉलिसी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोशल सर्विसेज इज कॉल्ड। जो सामाजिक नीति है, जब उसे समाज सेवा में बदला जाता है, मतलब सर्विसेज में बदला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आर principles of administration, principles of social welfare administration, both the principle of administration as well as social welfare administration, principle of decentralization। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है पोस्ट कार्ड किसने दिया था। तो लूथर गुलिक जो थे, लूथर गुलिक, इन्होंने पोस्ट कार्ड दिया था। ठीक है, और इनके साथ लिंडा ओरविक ने। ठीक, अब यहाँ पे पोस्ट कार्ड का फुल फॉर्म भी आपको जान लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पी रिप्रेजेंट करता है, पी जो होता है वो होता है प्लानिंग। ठीक है, और ओ होता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। ठीक है, या ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और एस होता है आपका स्टाफिंग। इसको हमने डिटेल में वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। डी से डायरेक्टिंग। ठीक है, सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, सी यू यहाँ पे। ठीक है, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से होता है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कई बार आ सकता है कि आप इसके फुल फॉर्म को बताइए, कोई जैसे कि पोस्ट कार्ड दिया होगा, उसमें पूछ देगा पी रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, या ऐसा कुछ, या किसने दिया था, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए हमने इसको डिटेल में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पारंपरिक प्रशासन है, इसमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो ट्रेडिशनल होगा उसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो है वो नहीं था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपको बताना है कि जैसे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विसेज, अभी हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग पर्पज एंड एक्शन, यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप हिंदी लर्नर्स इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। फिर है प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग पर्पज एंड एक्शन, ये आपका हो जाएगा पीपल टू कोप विथ सीवियर एंड सडन, ये सर्वाइवल से रिलेटेड है। ठीक है, टू सर्वाइवल। ठीक है, हिंदी में यहाँ दिया गया है, उद्देश्यों और कार्रवाई को एकजुट करने की प्रक्रिया, लोगों को उनके अस्तित्व के लिए गंभीर और अचानक होने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए समन्वय। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ में। फिर प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका चेंज से संबंधित है। देखिए, कंप्लीट
जब बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बदलाव की बात आ रही है तो स्ट्रक्चरल चेंज की बात हो जाएगी। फिर प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्पावरमिंग, ये आपका आ जाएगा ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरमिंग, लोगों की रक्षा और उनको सशक्त बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ है। ए का थर्ड कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ एक ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और इसी से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फॉर्म एन एनजीओ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थ्रू इट्स कर्ता एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो एनजीओ है वो कौन बना सकता है। तो ये तीनों ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ए बी एंड सी तीनों ही इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फिर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब भारत में जो पंचायती राज संस्था है उसमें निम्नलिखित में से एक चीज को वो ले आया था, वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे है इराडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, लैंड ओनरशिप टू डिप्रेस्ड क्लासेस, और फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन विलेज गवर्नेंस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे विलेज गवर्नेंस की बात जो करता है वीकर सेक्शन को, ये मुख्य रूप से ले आया है। देखिए यहाँ राइट आंसर है। फिर यहाँ मैथ लिस्ट कराना है, यहाँ पे कमेटी और कमीशंस दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड फील्ड दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सबसे फेमस जो है, अभी हमने इसके बारे में अभी मतलब पंचायती राज के बारे में पढ़े, तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बी का थर्ड। ठीक, फिर है आपका कस्तूरी रंगन कमेटी, ये भी आपको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे ऑप्शंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी मतलब ऐसी चीज़ें जो हमेशा ट्रेंड में रहती हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे कि रंगराजन कमेटी जो है वो आपका मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, रंगराजन काफ़ी फेमस है। और उसके बाद है स्वामीनाथन कमीशन जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब देखिए ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ए का सेकेंड एंड बी का थर्ड कहाँ दिख रहा है। ए का सेकेंड हमें दो ऑप्शंस में मिल रहा है तो ये कट हो गया। बी का थर्ड है ना, यहाँ बी का थर्ड, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इसको, जी हाँ राइट आंसर है। फिर यहाँ पे है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम थे उनको अनुक्रम में लगाना। ठीक है, यहाँ पे दिया जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नगर पालिका एक्ट, पंचायती राज एक्ट, ये मतलब जो एक्ट्स जो संशोधन हुए थे उनको आपको अनुक्रम जो है लगाना है अनुक्रम में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हुआ था प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद आया था पंचायती राज और नगर पालिका, ये सेकेंड ऑप्शन होगा। देख लेते हैं एक बार, जी हाँ हमारा ये राइट आंसर है। फिर है, गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द देयर ईयर्स ऑफ अडॉप्टिंग पंचायती राज। देखिए पंचायती राज जो आया था वो एक बार में हर जगह पे लागू नहीं हुआ था, है ना, पहले कुछ स्टेट ने अपनाया था, उसके बाद धीरे धीरे ये हर जगह पे अपनाया गया। तो सबसे पहले किसने अपनाया था, तो ये आपका सबसे पहले जो था राजस्थान और आंध्र प्रदेश, उसके बाद था असम, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमें ये फोर्थ में दिख रहा है, यहाँ पे फोर्थ में है। ठीक है, अब है द 73rd जो मतलब 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो पंचायती राज से रिलेटेड, वो किस ईयर में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 1993 में हुआ था, 1993 में। देखिए राइट आंसर है। ये जैसे ये क्वेश्चंस ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना, और याद हो भी जाएंगे आप रिलेट करके इसको रखोगे तो। फिर है यहाँ पे, अर्बन लोकल बॉडीज नीड टू बी स्ट्रेंथेन्ड बाय,
जो शहरी स्थानीय निकायों को किसके द्वारा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, मतलब क्या करने की जरूरत है। डिफाइनिंग क्लियर फंक्शंस, प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजन और ऑल मेंशन अबव। तो ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। स्पष्ट कार्य परिभाषित होंगे तो फंक्शन अच्छे से करेंगे जो लोकल बॉडीज होंगे अर्बन के। फिर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्स होगा, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी मतलब जो निर्णय लेने की स्वायत्ता है वो दी जाएगी। तो ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि जो शहरी स्थानीय निकाय है वो सुदृढ़ हो, स्ट्रेंथन हो, है ना, अर्बन लोकल बॉडीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये आपका जो भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी। ये क्या था, लॉर्ड रिपन ने, लगभग 1882 के करीब। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा लॉर्ड रिपन, यहाँ पे हमने सही आंसर लगाया है। फिर यहाँ पे आपको अरेंज करना है जो कम्युनिकेशन का सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब कि जो संचार की प्रक्रिया है उसको आपको बताना है ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो होता है इसमें होता है आपका इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग मतलब कि जो व्यक्ति होगा, जो भी होगा, वो अपनी जो भी बात है उसको वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकोडिंग हो जाएगा। दूसरी चीज होती है वो किस चैनल से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैनल हो जाएगा। फिर रिसिपेंट होगा। ठीक है, थर्ड पे जो उसको उसकी बात को जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है उस चीज़ को वो वहाँ पे रिसीव करेगा। ठीक है, फिर वो इसको जो भी उसने बात रिसीव की है उसको वो डिकोड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो बात भेजी गई है सेंडर के द्वारा, इनकोडिंग की गई है। ठीक है, चैनल जो माध्यम होगा उसके द्वारा जो भी रिसीवर तक पहुंच रहा है, अब रिसीवर उसको क्या समझ रहा है वो डिकोड करेगा। तो ये प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमें, चैनल, इनकोडिंग, चैनल, रिसिपेंट एंड डिकोडिंग। देखते हैं ऑप्शन, हमारा राइट आंसर है। फिर है मेटा कम्युनिकेशन रिलेट टू, मेटा कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो देखिए जो मेटा कम्युनिकेशन होता है उसमें जैसे आप वर्बली कुछ चीज़ें बोल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं जो आप आगे तक जो है सेंटर तक पहुंचा रहे होते हैं, है ना, उसे हम गैर मौखिक संकेत कहते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल तरीके से आप वो पहुंचा रहे हो क्यूज के से। ये हमारा राइट आंसर है। फिर है असर्शन रीजन, एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑफन इम्पेशेंस विथ स्लो जॉब्स। ठीक है, बहिर्मुखी अक्सर धीमी गति से काम करने के लिए अधीर होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स हैव सम प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। बहिर्मुखी व्यक्तियों को संचार में कुछ समस्याएं होती हैं। अब ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पहली बात तो सही है कि बहिर्मुखी अक्सर धीमी गति से काम करने के लिए अधीर होते हैं, है ना, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स है वो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ की सम प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो फर्स्ट राइट होगा एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो नोन एज। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि आप कितने किसी व्यक्ति से निकट हैं। तो आप जब किसी के नज़दीक होंगे तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व जिस तरीके से करेंगे वो आपका आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें कम्युनिकेशन की फ्लो को बताना है कि मैसेज किस सीक्वेंस में जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका सेंडर। ठीक है, फिर आपका इसमें आ जाएगा इनकोडिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका मैसेज आएगा, जो भी मैसेज रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन हम इसको यहाँ पे समझने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, मैसेज, फिर आपका हो जाएगा डिकोडिंग, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। ठीक,
तो इस तरीके से होगा। तो हम देखते हैं ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर। तो यहाँ पे सेंडर है, इनकोडिंग है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है, फिर आपका डिकोडिंग है, उसके बाद रिसीवर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख जा रहा है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे असर्शन रीजन है, सोशल वर्कर शुड मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद क्लाइंट ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता को साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान जो हमारा सेवार्थी है, ठीक है, सेवार्थी के साथ आंखों से संपर्क करना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब आप समझते होंगे। ठीक है, रीजन दिया है, आई कांटेक्ट रिजल्ट इज इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेत्र संपर्क परिणाम प्रभावी गैर मौखिक संचार है। तो ये बात सही है, मतलब कि आप आई कांटेक्ट के थ्रू समझ पाते हैं कि जो आपका क्लाइंट है वो अभी कैसा फील कर रहा है, अपनी जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर रहा है उस दौरान वो क्या फील कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रही है। अगर, क्योंकि देखिए जब वो आई कांटेक्ट करेगा तो आपको समझ में आएगा, आप जब से आई कांटेक्ट करोगे तो समझ पाओगे कि वो अभी कॉन्फिडेंस फील कर रहा है या आप वो ट्रस्ट फील कर रहा है आपके साथ शेयर करने में चीज़ों को, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सही है, इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होता है। ठीक, फिर है कम्युनिकेशन इज यहाँ ब्लैंक है, वेयर एटलीस्ट टू इंटरेक्टिंग एजेंट्स शेयर अ कॉमन सेट ऑफ साइंस एंड कॉमन सेट ऑफ सिमोटिक रूल्स। तो यहाँ पे दिया है कम्युनिकेशन इज, यहाँ पे बीच में क्या होगा आपको बताना है। तो जो कम्युनिकेशन होता है इसमें आपका हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट वॉज गिवन बाई, नौकरी संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी, है ना, किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ जो हर्जबर्ग है उन्होंने दिया था। ठीक है, फिर है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ मैन पावर प्लानिंग। यहाँ पे जो इनमें से कौन सा एक मानव शक्ति नियोजन का मापदंड नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर मैन पावर नीड्स, जॉब इनरिचमेंट। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है मैन पावर प्लानिंग का। तो यहाँ पे जो जॉब इनरिचमेंट है ये नहीं होगा। ठीक है, फिर है जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड टू, क्या है, वर्क डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ वर्क, प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्क, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कार्य विवरण, कार्य का विश्लेषण, काम की संभावना, योग्यता और अनुभव। यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन की जो बात कर रहा है वो आपका होगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ हमारा ये राइट आंसर है। फिर यहाँ पे ब्लैंक है, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, इज द सैंपल एक्ट ऑफ कंपैरिजन एंड लर्निंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट, संगठनात्मक सुधार के लिए तुलना और सीखने का नमूना कार्य। इसमें क्या होगा, कैसे जो संगठनात्मक जो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट है इसमें से कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंचमार्किंग इज द सैंपल एक्ट ऑफ कंपैरिजन एंड लर्निंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, कैन बी डिफाइंड एज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंडीशंस ऑफ जॉब। यहाँ पे मतलब जब आप जॉब के बारे में रिटन में आप उसके रिकॉर्ड, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कंडीशंस होंगी, ये सब चीज़ें आप जब रिटन में होती है उसको क्या हम बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे आप देखते होगे ना जॉब एडवर्टीजमेंट वगैरह आप जब देखते होगे तो वहाँ पे लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर यहाँ पे आपको मैच कराना है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और उससे रिलेटेड इश्यूज दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे है जैसे कि प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, जॉब्स एंड पीपल, ये किसका काम होता है, ये होता है आपका फॉरकास्टिंग द डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, प्लानिंग की जाती है तो। ठीक, यहाँ पे संगठनों, नौकरियों और लोगों के लिए योजना, श्रम की मांग का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है,
जब आप डिमांड जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड अपना रखती है, तो वो क्या होता है, यही ना होता है डिमांड ऑफ लेबर, वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। फिर दूसरा होगा एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये क्या होगा, ये होगा आपका सिलेक्शन टेस्ट, मतलब आप यहाँ पे मानव संसाधन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, चयन परीक्षण करेंगे, ठीक है। फिर है आपका थर्ड में है आपका बिल्डिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब ये क्या होगा, तो कैसे आप करोगे जो व्यक्तिगत संगठनात्मक प्रदर्शन है, ये आप कैसे करोगे, ट्रेनिंग के द्वारा करोगे, है ना। फिर रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज, रिवॉर्ड कैसे देते हैं, फीडबैक देते हैं ना अपने एम्प्लॉयज को, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक। तो ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ है हमारा, फर्स्ट का बी कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये एक ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में तो ए है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, राइट हो जाएगा। चलते देखते हैं, आंसर हमारा राइट आंसर है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, मतलब एक टाइप के जो सिमिलर टाइप के जॉब है उनका समूहीकरण जब आप करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा जॉब क्लासिफिकेशन होता है, नौकरी का वर्गीकरण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर, ये आपका सेक्शन 8 में होता है, ठीक है। इसमें ये फैक्ट वाली चीज है, द ऑर्गेनाइज नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी फॉर पब्लिक पर्पज आउटसाइड ऑफ बोथ मार्केट एंड स्टेट इज कॉल्ड, बाजार और राज्य दोनों के बाहर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संगठित गैर लाभकारी गतिविधि को कहा जाता है, क्या बोलेंगे उसे, सिविल सोसाइटी सेक्टर बोल देंगे, ठीक है, नागरिक समाज क्षेत्र, राइट आंसर है। फिर यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड जो रिजर्वेशन की बात की गई है, जो भी जैसे म्यूनसिपालिटीज़ हैं, पंचायत है, लोकसभा राज्यसभा से संबंधित या परिषद जो संबंधित है उससे, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे तो इंग्लिश में दिया है, हिंदी लर्नर्स के लिए यहाँ पे हमने ये किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें जो आर्टिकल 243 का डी है, ये किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, ठीक है। फिर आपका 243 टी किसका है, आपका रिजर्वेशन इन ऑफ सीट्स इन म्यूनसिपालिटीज, ठीक है। फिर आपका जो आर्टिकल 330 है वो किससे रिलेटेड है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा, ठीक है। फिर आर्टिकल 332 का 4 है, रिजर्वेशन सीट्स की बात करता है ST SC के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ पे, आर्टिकल 3 जो हमारा ऑप्शन ए है उसका थर्ड कहाँ पे दिख रहा है, हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये वाला चेक कर लेते हैं आंसर को, ये तो हमारा हिंदी वाला है, ये राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक संगम ज्ञापन का भाग नहीं है, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको जो आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो नहीं मतलब वो उस पार्ट में नहीं होता है, ये पार्ट उसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें से कोई एक चीज, वो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो सोसाइटी का नाम होता है वो नहीं होता है, दूसरा एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता है, और तीसरा ये आपका ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी नहीं होता है, ठीक है, लोगो सोसाइटी होगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है ट्रस्ट आर फॉर्म अंडर, जो ट्रस्ट है वो किसके अंतर्गत फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो है आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। फिर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज मिनिमम ऑफ, मतलब कि जो सोसाइटी है उसका फॉर्म करने के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, यहाँ मिनिमम पूछा गया है ना, तो आपका ये होगा 7, ठीक है, 7 है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर यहाँ पूछा गया है एट द रूरल लेवल लोकल गवर्नमेंट वर्क एट द लेवल ऑफ,
ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार किस स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे विलेज पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ये सारे ही होते हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आपका यूनिट 6 से रिलेटेड है। इसके और भी ऐसे वीडियोस हमारे आते रहेंगे बाकी यूनिट्स के भी। कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि देखिए टाइम अब कम बचा हुआ है, तो आप कोशिश करिए चीज़ों को रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है उसको रिवाइज करिए, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके पास हैं तो उसको सॉल्व करिए, वरना अगर आपको लग रहा है कि पढ़ने पे भी समझ नहीं आ रही चीज़ों को, तो वीडियोस जो आपने पहले देखे हुए हैं उन्हीं को रिपीट करके फॉरवर्ड होता है ना, इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए और उसको देखिए, क्योंकि ये ऑप्शन है आपके पास। बुक्स में पढ़ने में अगर आपको लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, उसको देखिए रिपीट। और जो चीज़ें आप भूल रहे हैं, आपने पढ़ लिया बट भूल रहे, तो उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। जो आपको आ रहा है ऑलरेडी, अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे क्योंकि आपको वो समझ आ रहा है, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे तो नहीं होगा। जो चीज़ें भूल रहे हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिए, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि सबको बेनिफिट मिले। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।